पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। पाठ का नाम क्या है? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। आज के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रतिरक्षा के बारे में, रक्त समूह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहला प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। पहले प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा क्या कार्य करती है? रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? हमारे शरीर में रोगाणुओं से, किससे लड़ने के लिए? रोगाणुओं से लड़ने व रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने व सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? प्रतिरक्षा। मतलब यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? प्रतिरक्षा। अब रोगाणु शब्द आ गया, मतलब प्रतिरक्षा का क्या कार्य है? कार्य क्या है? सुरक्षा। क्या कार्य है? सुरक्षा। किसकी सुरक्षा या किससे सुरक्षा? रोगाणुओं से। मतलब प्रतिरक्षा का कार्य क्या है? सुरक्षा। किससे सुरक्षा? रोगाणुओं से। इनके संबंधित के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान या कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। SYSTEM सिस्टम। अब बात होगी प्रतिरक्षा के बारे में। अब प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां हैं। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली कौन सी है? पहली है स्वाभाविक, मतलब जन्मजात भी कह सकते हैं इसे। जन्मजात। क्या कह सकते हैं? जन्मजात। दूसरी क्या है? स्वाभाविक होगी पहली। दूसरी इसी को क्या कहते हैं? जन्मजात क्या कहते हैं? दूसरी होगी उपार्जित प्रतिरक्षा। पहले प्रतिरक्षा शब्द का अर्थ तो समझ में आ गया क्या? प्रतिरक्षा शब्द को किसे कहते हैं? रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने तथा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का क्या कार्य है? सुरक्षा किससे? रोगाणु से। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यून
सिस्टम। अब शरीर में, हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। पहली क्या है? जन्मजात। दूसरी क्या है? उपार्जित। जन्मजात क्या होती है? जो जन्म से साथ, मतलब ये जन्म के साथ में प्राप्त होती है। ये क्या है? जन्म के बाद अर्जित। ये क्या होती है? जन्म के बाद अर्जित। स्वाभाविक जन्मजात जन्म के साथ प्राप्त होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा ये क्या होती है? जन्म के बाद अर्जित होती है। ये हो गई। अब प्रतिरक्षा तंत्र में देखो, प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या पाया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र में पहला तो पाया जाता है अंग या उत्तक। अब उत्तक में कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं जैसी पहली कोशिकाएं देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। अब प्रतिरक्षा का कार्य कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। कौन कार्य करती है प्रतिरक्षा का? डब्ल्यूबीसी। कौन करती है? डब्ल्यूबीसी क्या बनाती है? बी लिम्फोसाइट। मतलब रोगाणु किसको प्रभावित करते हैं? बी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट कोशिका माना। देखो, शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है, ये क्या है? रोगाणु जो क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही किसको आक्रमण करेगा? बी लिम्फोसाइट कोशिका को। किस पर आक्रमण करेगा? बी लिम्फोसाइट कोशिका पर आक्रमण करेगा। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रतिजन। प्रतिजन का अर्थ क्या हो गया? रोगाणु मतलब रोगाणु को नष्ट करती है कौन? एंटीबॉडी। प्रतिजन का निर्माण हो जाएगा। एंटीबॉडी निर्माण हो जाएगी तो प्रतिजन नष्ट हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी तब तक नहीं बनेगी जब तक क्या होगा? प्रतिजन का कोई कार्य नहीं होगा, प्रतिजन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर प्रतिजन का कोई कार्य नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी तब तक हमारे शरीर में। जब तक रोगाणु नहीं आएगा तब तक बी लिम्फोसाइट निष्क्रिय रहेगी। अब पढ़ते हैं, इसके अध्ययन हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया। अंग्रेजी में प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, बता दिया। एक प्रतिजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। और दूसरी प्रतिरक्षी, इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। पहले पढ़ते हैं प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन मतलब एंटीजन बोलते हैं इसको, प्रतिजन को। ये ऐसे रोगाणु या कारक होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे रोगाणु या कारक कह सकते हैं या कोई विशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं विशिष्ट पदार्थ जो क्या करेगा? शरीर में प्रवेश करेगा, जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा।
बता दिया मैंने। अगर प्रवेश करेगा कोई रोगाणु हमारे शरीर में, रोगाणु हो चाहे कारक हो चाहे कोई विशिष्ट पदार्थ हो, अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही किस पर आक्रमण करेगा? बी लिम्फोसाइट कोशिका पर। बी लिम्फोसाइट कोशिका किस पर आक्रमण करेगा? बी लिम्फोसाइट कोशिका या सेल्स पर आक्रमण करेगा। और आक्रमण करते ही क्या होगा? प्रतिरक्षी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। आक्रमण करते ही क्या होगा? प्रतिरक्षी का संश्लेषण होगा या निर्माण होगा। हम संश्लेषण भी बोल सकते हैं या इसका निर्माण भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करते हैं? रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते ही क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट कोशिका, इसे बी लिम्फोसाइट कोशिका को लसिका कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका सेल्स भी कहते हैं इसे। इनका परमाणु भार कितना होता है? इनका परमाणु भार कितना होता है? इनका परमाणु भार 6000 डाल्टन। कितना होता है? 6000 डाल्टन। या ज्यादा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब बात जब तक हमारे शरीर में क्या प्रवेश नहीं करेगा, रोगाणु नहीं प्रवेश करेगा या कारक या विशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक क्या होगी? लिम्फोसाइट एक निष्क्रिय ग्रंथि के रूप में, निष्क्रिय कोशिका के रूप में पड़ी रहेगी। अगर जब तक इसमें क्या होगा? रोगाणु प्रवेश होगा, प्रवेश होते ही क्या होगा? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का संश्लेषण होगा। एंटीबॉडी का संश्लेषण होते ही क्या हो जाएगा? प्रतिजन क्या हो जाएगी? एक विशेष कारक के रूप में नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नष्ट। उस रोगाणु को मार देती है। अब दूसरी बात क्या होती है? प्रतिजन क्या, प्रतिरक्षी क्या होती है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। विशेष प्रकार की प्रोटीन। ये कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? 6 से 8 एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। 6 से 8 एमिनो 6 से 8 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। कि एक क्या होती है? कि एक श्रृंखला युक्त होती है। क्या होती है? श्रृंखला होती है। अब इसमें क्या होता है? एंटीजन जो क्या करता है? विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और इसमें क्या पाया जाता है? एंटीजन। एंटीजन क्या है? रोगाणु है। क्या है? रोगाणु। रोगाणु होगा तो बी लिम्फोसाइट किस पर आक्रमण करेगा? बी लिम्फोसाइट पर। बी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कोशिका पर आक्रमण करेगा। प्रतिरक्षा का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। जो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन मतलब प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? यहाँ पे लिखते हैं प्रयोजन। प्रतिरक्षी का वह भाग, प्रतिरक्षी का वह भाग जो
प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? पैराटोप। पैराटोप क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं उसे। पैराटोप किसे कहते हैं? अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले आपको कि पैराटोप किसे कहते हैं, कि प्रतिरक्षा का वह भाग, मतलब प्रतिरक्षा का वह भाग जो क्या है? प्रतिजन से क्रिया करेगा, मतलब प्रतिजन से क्रिया करेगा, प्रतिजन से क्रिया करे, क्रिया करे, प्रतिजन से क्रिया करे। तो क्या कर, प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। अगर ये क्या करेगा? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी से कोई क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा, उसे क्या कहते हैं? पैराटोप। प्रतिजन से क्या करेगा? वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। अब प्रतिरक्षी की संरचना देखते हैं। प्रतिरक्षी की संरचना, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में उसके साथ साथ लिखेंगे। अब हमारा पॉइंट है प्रतिरक्षी की संरचना। पहले हम संरचना बनाएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है। पहले पॉइंट देखें, इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के वाई अक्षर के अनुसार, वाई अक्षर की इसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के वाई अक्षर के अनुसार होती है। तो पहले बनाते हैं इसका संरचना। ये वाई अक्षर के अनुसार है। द्विलक किसके थे? ये दो भागों में बटी हुई होती है, एक होती है हल्की संरचना, एक होती है भारी संरचना। ये द्विलक हो गई, इसे क्या कहते हैं? द्विलक। ये इसे क्या कहते हैं? द्विलक। द्विलक हो गई, ये संरचना भारी है, ये भी भारी है। ये कितने एमिनो अम्ल से बनकर बनी होती है? 440 एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ये कैसी संरचना है? एक हल्की संरचना है। कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? 220 एमिनो अम्ल से। दो सौ बीस एमिनो 220 एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। और इसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? इसे एल रूप में। इसे किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? एच रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये सल्फाइड बंधों द्वारा बंध होती है। ये द्विलक सल्फाइड, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा बंध होती है। ये भी किसके द्वारा? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा।
संयोजित होती है। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा संयोजित होती है। और इसमें क्या होता है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, ऊपर वाले जो किससे बने होते हैं, NH2, NH2 मतलब एमाइड, एमाइड। नीचे वाला भाग किससे मिलकर होता है, COOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे मिलकर बना होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर बना होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, CH2, CH3 और द्वितीयक हो गया। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र हिंज या कब्ज, कब्जे के रूप में कहते हैं, जिसे दो बंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं, किसी हिंज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, हिंज के रूप में। और क्या होता है, इसमें सल्फाइड बंध हो गया, हल्की हो गई, ये भी संरचना इधर वाली हल्की है, तो ये भी कैसी होगी, हल्की ही होगी। किससे एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भारी है तो ये एच के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 440 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इधर भी 440 एमिनो अम्ल के द्वारा बनी होगी। ये 220 एमिनो अम्ल से मिलकर बनती है, तो ये भी 220 एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होगी। और इसमें वाई आकृति की होती है, वाई शेप किससे मिलकर बनती है, वाई शेप की, इसकी आकृति वाई शेप के अनुसार होती है। ये कौन सा भाग है, ये इसका स्थिर भाग है, स्थिर भाग। और ये कौन सा है, इसका भाग है, ये अस्थिर भाग है। मतलब इसमें क्या होता है, इतने भाग, ये इतना भाग है जो क्या होता है ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है, अस्थिर भाग होता है, और इससे नीचे वाला भाग क्या होता है, स्थिर भाग होता है। और ये बंध बनी होती है, ये किससे मिलकर संयोजित होते हैं, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, सल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध। और हिंज क्षेत्र हो गया, इसकी पर अपन इसके बारे में वर्णन करते हैं, इसका वर्णन कर लेते हैं। पहले पढ़ लिया हमने, आकृति कैसी होती है इसकी, वाई आकार की होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान, वाई अक्षर के समान। यह है प्रतिरक्षी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह है प्रतिरक्षी, यह प्रतिरक्षी चार संरचनात्मक पॉलीपेप्टाइड किससे मिलकर बनती है, चार संरचनात्मक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, चार संरचनात्मक पॉलीपेप्टाइड बंध। तो पहला कौन सा है, दो संरचना, भारी, जिसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एच के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। दो होती है बाहरी और दो होती है, दो संरचना जो कैसी होती है, हल्की, जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से, एल के द्वारा। और एक, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, एक बाहरी संरचना, एक बाहरी संरचना जिसे किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, एच के द्वारा, एवं एक हल्की संरचना, एवं एक हल्की संरचना किसके द्वारा, एल के द्वारा, एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, मिलकर बनी होती है संरचना, क्या होती है, मिलकर बनी होती है संरचना,
मिलकर क्या करती है, द्विलक का निर्माण करती है। द्विलक का निर्माण, द्विलक का अर्थ समझ में आ गया क्या आपको? द्विलक है दो भागों में बांटना। क्या करती है? दो भागों में, मतलब दो भागों में बटे हुए। ये भाग क्या है? दो भाग बटे हुए हैं। ये भाग कौन सा है? दो भाग बटा हुआ है। ये भाग और ये भाग जो संयोजित किससे हो रहे हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा संयोजित हो रहे हैं। किस रूप में? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा संयोजित हो रहे हैं। इनका निर्माण क्या? द्विलक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? द्विलक का। अब चौथा पॉइंट क्या है? प्रतिरक्षी अणु। एक प्रतिरक्षी अणु, एक प्रतिरक्षी अणु। एक प्रतिरक्षी अणु कौन सा है? जो दो अर्धांशों में होता है। किस में होता है? दो अर्धांशों, अर्धांशों। दो अर्धांश कौन से होते हैं? जो समरूप होते हैं। जो क्या होते हैं? समरूप, समान। जो क्या होते हैं? दो अर्धांश, दो समरूप अर्धांशों में बटे होते हैं एक प्रतिरक्षी अणु। तो दो अर्धांश कौन से हैं? पांचवा पॉइंट देखते हैं। अर्धांश, एक अर्धांश क्या है? आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा बंधा होता है। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। डाइसल्फाइड बंध द्वारा बंधा होता है। अब जैसे देखते हैं, एक भारी संरचना, एक हल्की संरचना, उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? डाइसल्फाइड। दो अर्धांश की बात आ गई यहाँ पे। जैसे देखते हैं, जैसे चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहीं पे देख लेते हैं। जैसे एक हल्की, एक भारी व एक हल्की, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? डाई सल्फाइड बंध। किसके द्वारा होता है? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। अब छठा पॉइंट देखते हैं। एक भारी संरचना कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? भारी संरचना कितने अमीनो एसिड? 440 अमीनो अम्ल। और एक हल्की संरचना, हल्की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? 220 एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। एमिनो अम्ल। अब और क्या होता है इसमें? भारी संरचना ऊपर वाले, ये भारी संरचना ऊपर वाले, ऊपर वाले किससे जुड़ते हैं? NH2 एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। और नीचे वाले, जो नीचे वाले हल्की बंध वाले होते हैं, वो किससे मिलकर बंद होते हैं? नीचे वाले किससे मिलकर बने होते हैं? COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब आती है बात इसमें, ये अपनी संरचना पूरी हो गई। अब रक्त और रक्त समूह के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात थी प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा व रक्त समूह, जो प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लिया तुमने। प्रतिजन और प्रतिरक्षी दो प्रकार की होती है। इसमें प्रतिजन के बारे में पढ़ लिया और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ लिया। प्रतिरक्षी की संरचना किस आकार की होती है? वाई के, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। इसकी संरचना पढ़ लिया। इसके डाइसल्फाइड सारणी बना लेते हैं। इसके अंदर बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं क्रम से। प्रतिरक्षी 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। प्रतिरक्षी के प्रकार,
के प्रकार IgG। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना देखते हैं इसके बारे में। संरचना के बारे में देखते हैं। प्रतिरक्षी श्रृंखला, उपस्थित बाहरी श्रृंखला, मतलब इसकी श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। किस श्रृंखला में होती है, किससे मिलकर बनी होती है श्रृंखला। और इसका वर्णन किस काम में आती है? कार्य, इनका कार्य। तो IgG, इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना एकलक होती है, द्विलक होती है? इसकी संरचना होती है एकलक। श्रृंखला ये गामा से मिलकर बनी होती है, मतलब GAMA, गामा। कार्य क्या है इसका? कार्य क्या है इसका? प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी जो रक्त एवं प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य थे। मतलब ये रक्त एवं उसमें द्रव, अन्य द्रवों में उपस्थित प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? भ्रूण तक पहुंचाया जाता है। भ्रूण तक पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाता है? प्रतिरक्षी। क्या पहुंचाता है? एक संवहनी प्रतिरक्षी। क्या पहुंचाया जाता है? क्या देखो, संवहनी प्रतिरक्षी। देखो क्या पहुंचाया जाता है? प्रतिरक्षी, संवहनी प्रतिरक्षी, अन्य संवहनी प्रतिरक्षी या प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी। अब दूसरी कौन सी है? IgM। इसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? MU। मतलब इसकी इकाई कैसी होती है? पंचलक। इसकी इकाई कैसी होती है? पंचलक होती है। और किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू के रूप में। इसका कार्य क्या है? कार्य देखते हैं। प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। ये क्या है? प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। प्रतिजन की अनुक्रिया, प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। तीसरी कौन सी है? IgA। IgA की संरचना कैसी होती है? द्विलक। द्विलक संरचना होती है इसकी। इसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा के।
अल्फा के रूप में। इसका कार्य क्या है? माँ के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। क्या है? माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। क्या है? एकमात्र प्रतिरक्षी है तथा ये लार और आंसू में पाया जाता है। यह लार व आंसू में भी पाया जाता है। अब देखो चौथी प्रतिरक्षी क्या है? चौथी प्रतिरक्षी कौन सी है? आईजीई। इसकी संरचना कैसी होती है? एक लक किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? एल्पिन EPSLILON। ये मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करते हैं। प्राथमिक रूप से इनका क्या कार्य है? प्राथमिक रूप से बेसोफिल प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करता है और क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। अब पांचवी प्रतिरक्षी कौन सी है? प्रतिरक्षी पांचवी IgD। इसकी संरचना कैसी होती है? एक लक किस रूप में रिप्रेजेंट? डेल्टा के रूप में। कार्य ये एंटी माइक्रो बैसिल कारकों के उत्पादन ये क्या एंड के लिए बेसोफिल व मास्ट कोशिका से क्रिया करता है। मास्ट कोशिका से क्रिया करता है मतलब क्रिया करता है। ये हो गई 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है कौन? प्रतिरक्षी। पहली है IgG जो किसकी संरचना कैसी होती है? एक लाख गामा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका क्या कार्य है? सहवनी प्रतिरक्षा मतलब रक्त एवं अन्य द्रवों में उपस्थित प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक क्या पहुंचाया जाता है? जो भी रक्त है, द्रव है, भोजन की उसको आवश्यकता होती है, उसका कार्य कौन करता है? किसके द्वारा होता है? प्रतिरक्षी IgG के द्वारा। IgM का संरचना क्या होती है? पंचलक। इसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू के द्वारा। प्रतिजनकी अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। ये क्या है? प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। तीसरी प्रतिरक्षी क्या है? IgA। इसकी संरचना होती है द्विलक और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा के द्वारा। माता के दूध में पाया जाने वाला केवल और केवल एकमात्र प्रतिरक्षी है। यह किसमें पाया जाता है? लार और आंसू में पाया जाता है। नवजात शिशु में भी पाया जाता है। इसकी चौथी प्रतिरक्षी क्या है? IgE। इसकी संरचना होती है एक लाख
इसे किस रूप में रिप्रेजेंट किया है? एम्प्लॉन प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करने से क्या होती है? एलर्जी, जो हमारे शरीर पे फुंसी फुंसी हो जाती है वो एलर्जी का रूप ले लेती है। अब लास्ट वाला प्रतिरक्षी है आईजीडी। इसकी संरचना कैसी होती है? एक लाख। इसे किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा के रूप में। ये क्या कार्य करती है? ये एंटी माइक्रोबेसिल कारकों के उत्पादन, एंटी बेसोफिल माइक्रोबेसिल कारकों के उत्पादन के लिए तथा बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करता है। मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करता है। अब हमारा पॉइंट है, हमने पढ़ लिया प्रतिरक्षा, और अगला पॉइंट है रक्त समूह। पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, फिर पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में।